अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। थैंक यू वेरी मच। मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की फीडबैक मिली है हमारे मंडे के शो के हवाले से। 25 नवंबर जो कि पूरी दुनिया में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को ख़त्म करने का दिन है और ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में घर घर की ये कहानी रही है। जो हमारी रिपोर्ट थी, डिस्कशन थी, उसको आपने काफ़ी पसंद किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और एक मुझे ख़ास तौर पर ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जिसमें लोगों ने कहा कि अगर आपको, जैसे आप बार बार कही थी सिद्रा, के सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत होती है, ऐसा सपोर्ट ग्रुप ना हो, कोई आपको सपोर्ट करने वाला ना हो, तब आपको क्या करना चाहिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की आपको डिटेल्स मिल रही होंगी। व्हाट यू कैन डू इज़ अपनी रोदात जो है, सबसे पहला कदम ये होता है कि किसी मसले को मसला गर्दानना। अक्सर मैंने ये देखा है कि जो लोग एक अब्यूज़िव साइकिल में होते हैं, या तो उनकी इमोशनल नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही या उनको पे फिज़िकली तशद्दुद किया जा रहा है, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि उनका अपना सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ख़त्म हो जाता है। वो अपनी कहानी पे ख़ुद यकीन नहीं करते, अपने ऊपर अब्यूज़ करने वाले के लिए बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिल चाहता है कि हम इस कहानी पे यकीन करें। हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है ये अस्यूम करना कि ये इतना करीबी रिश्ता शायद हमसे मुखलिस नहीं है, हमसे मोहब्बत नहीं करता, हमारी बेहतरी नहीं चाहता। तो हमारा जहन ये कहानियाँ बनाता है कि नहीं, इसकी अपनी वजूहात हैं, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, इनकी सोच भी तो देखें, लोगों ने ताने देकर ये कर दिया है, सास ने भड़का दिया है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो आपका अब्यूज़र है वो भी एक बासलाहियत, जीता जागता एडल्ट इंसान है, उसके अंदर भी सोच और सलाहियत मौजूद है। अगर सब कुछ समझने बूझने के बावजूद आपके साथ वो ज़्यादती कर रहा है, तो ऐसे शख्स के लिए आप कब तक बहाना बनाएंगे। ऑन दैट थॉट लेट्स टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। सबसे पहले जो काइंडनेस, जो रहमदिली आप दुनिया में इतनी फरावानी से बांटते हैं, यू आर सो काइंड टू अदर पीपल, वो काइंडनेस अपने आप पे एक्सटेंड कीजिए। जिस तरह कहा जाता है एक समंदर में उतार चढ़ाव होता है, उसी तरह आप में भी एब एंड फ्लो है। हम में से अक्सर लोग ना सिर्फ अपने बच्चों को इस बात की सज़ा देते हैं कि बेटा तुम्हें हर दफ़ा ही फर्स्ट आना है, हर एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म करना है, रेस में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुमने जीतनी है। हमने क्यों इस तरह का बना दिया है? मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन मैं इस्लामाबाद में थी और मेरी मुलाकात एक यंग टीचर से हुई हु स्पेंड सम टाइम इन चाइना। क्या आपको पता है कि हम बच्चों को बाकायदा ट्रेन करते हैं भूलने के लिए। अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सिखाएं, उनकी तरबियत करें। चाइनीज़ पेडागॉजी, यानी चाइना में जिस तरह स्कूल्स में स्कूलिंग की जाती है, लर्निंग इम्पार्ट की जाती है, वो कहते हैं कि बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी बात सिर्फ एक दफ़ा बताई जाए, फिर आपका जहन, यानी आप उसकी सलाहियत पे यकीन तो रखें कि वो उस बात को याद भी रखेगा और उसको फुलफ़िल भी करेगा। अगर आपको उसको याद दहानी करानी ही है तो अपने अंदाज से कराइए, अपने रवैये से कराइए, बजाय इसके कि आप उसको बार बार टोके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में टीचर एक ही बात कई दफ़ा रिपीट करती है, पेरेंट्स एक ही बात कई दफ़ा रिपीट करते हैं, और ये सिलसिला इतना आगे तक चलता है क्योंकि हमारी अपनी ट्रेनिंग ऐसी होती है, तो हम अगले से भी ये यकीन नहीं करते कि वो अपना काम पूरा करेगा। तो आप ये भी देखिए कि जो बॉसेस हैं हमारे कल्चर में, या जो आपका टीम लीडर है, वो भी आपको एक बात कई दफ़ा कहता है। ये एक तरह से मैसेज होता है आपके जहन के लिए कि शायद आप केपेबल नहीं है कि आपको ये बात याद रहेगी। और इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन से काम लेना छोड़ देते हैं और हम रिलाई करने लग जाते हैं इसी तरह के रिमाइंडर्स पे। आप किसी को इनवाइट करके देखिए, आज आप कहिए कि जी 10 दिन बाद मेरे घर में तकरीब है, तो आपको आगे से जवाब ये मिलेगा 2 दिन पहले ज़रा रिमाइंडर ज़रूर दे देना, अरे मैं तो भूल ही गया कि कोई तकरीब थी। आई थिंक दिस गोज़ बैक इन टू अ मच डीप रूटेड थिंग कि हम कितना दूसरे पे यकीन करते हैं। आई थिंक बोथ ऑफ दीज थॉट्स विल मेक सेंस टू यू। अब ज़रा एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की खबरों पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन आवर वर्ल्ड राउंड अप। अच्छा जी, आपको बताएं मेरा ये जो गुज़िश्ता 2 दिन थे वो बड़े इंटरेस्टिंग गुजरे, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई क्वीन मैक्सिमा ऑफ द नेदरलैंड से। आपने अखबारों में, टेलीविज़न पे ये देखी होगी उनकी मीडिया कवरेज कि शी इज़ विजिटिंग पाकिस्तान। क्वीन मैक्सिमा के बारे में आपको बताते चलें कि शी इज़ ऑफ कोर्स द रॉयल फैमिली ऑफ नेदरलैंड्स, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि वो UN सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी मुआविन हैं, एडवोकेट हैं ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन से मुराद है कि दुनिया में दौलत तो बहुत है, लेकिन गरीब और अमीर
इसके लिए उनका जो रवैया है वो बड़ा मुख्तलिफ है. सो शी अराउंड द वर्ल्ड गोज़ एंड चेक्स के, और वो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होती हैं उनको सपोर्ट करती हैं जहाँ पे एक आम आदमी के लिए रसाई मुमकिन हो. क्या जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी हमने बैंक चले गए, फलाना चले गए, और उन्होंने इस बात को सराहा कि पाकिस्तान में जो इस हवाले से काम हो रहा है वो बेहतरीन है. ख़ास तौर पे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और कारंदाज का एक मुआहदा हुआ है जिसकी उन्होंने बाकायदा लॉन्च में खुद शी वाज देयर. इसके बारे में आपको बताते चलें कि ये साइनिंग सेरेमनी हुई इस्लामाबाद में कल, और इसमें हम देख सकते हैं कि कारंदाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे अली सरफराज, जिनको आप हमारे शो में भी मिल चुके हैं. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेप्यूटी गवर्नर जनाब जमील अहमद साहब वहाँ पे मौजूद थे. दोनों ने इसको साइन. हमने देखा कि हमाद अजहर साहब द फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स वाज आल्सो देयर. इसके अलावा कारंदाज की चेयरपर्सन एंड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर शमशाद अख्तर वाज देयर. और इस सारी साइनिंग सेरेमनी को विटनेस कर रही थी क्वीन मैक्सिमा ऑफ द नेदरलैंड्स. इनका ये मानना है कि ये माइक्रो पेमेंट्स गेटवे जो खुल रहा है ये एक आम आदमी को रसाई देता है बेहतरीन बैंकारी की, और वो रियल टाइम में अपने पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है. इमेजिन आपको और मुझे अगर पैसों की ज़रूरत होती है, हम ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास ई-वॉलेट्स भी होते हैं, डिजिटल बैंक्स भी होते हैं, लेकिन एक आम आदमी आज भी अपने पैसों को रिसीव करने के लिए कभी कभार 10 दिन, 15 दिन, महीने तक इंतज़ार कर रहा है. एंड दिस इज़ हैपनिंग इन 2019 एट द एंड ऑफ दिस डेकेड. तो इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए हम देख सकते हैं कि माइक्रो पेमेंट्स गेटवे का यह मुआहदा साइन किया है कारंदाज, दैट इज़ सपोर्टेड बाय UK एड एंड मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन. और ख़ास तौर पे हम इसमें देख सकते हैं कि दिस इज़ रियली गोइंग टू टेक फॉरवर्ड. लेकिन ये 2 दिन की जो मेरी एक्टिविटी थी वहाँ पे, आई लर्न सो मच अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये 2 दिन की जी इवेंट था जिसके अंदर पहले दिन हम फोकस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे. यानी क्या वजह है कि पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट्स अंडरटेक नहीं कर पाते, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं. एक ब्रिज, सड़क बनाना ये तो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे सेक्टर्स आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, जहाँ पे हमें बिजली के तारें बिछानी हैं या फिर पानी का एक निज़ाम बेहतर करना है, वहाँ पे क्या मसाइल है. एंड डे 2 वाज फोकस्ड इंटायरली ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस. इस पर मजीद भी बात करेंगे जी. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वील बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. सबसे पहले जी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए. सबसे पहले लास्ट वीक है ये वीक कि आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरी कराची की मास्टर क्लास के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस. ख़ास तौर पे जो लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि एज ब्रैकेट क्या होना चाहिए. अगर आपकी उम्र 16-17 साल से अबव है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, इन एनी केस दिस वर्कशॉप, दिस मास्टर क्लास इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि हम बात करेंगे एक बड़े यूनिक तरीके से अबाउट कॉन्फिडेंस. इसमें बाकायदा आपको इस तरह की टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसेसेस सिखाए जाएंगे जिससे आप अपने अंदर एतमाद को बढ़ा सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं. इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग अगर आपने बेहतर करनी है, यू वांट टू ब्रश अप योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. कुछ उसके अंदर डूज एंड डोंट्स आपकी साइंसेस होती हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. ख़ास तौर पे अगर आपको अपना मैसेज पता भी है तो यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर बॉडी. सो बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, और ख़ास तौर पे अपना जो मैसेज है उसको तरतीब कैसे दें ताकि लोगों की तवज्जो आपके पास रहे और लोगों को आपकी बात समझ में आए. दैट इज़ व्हाट आई एम टीचिंग इन माय मास्टर क्लास ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज वेल एज पब्लिक स्पीकिंग. 7 दिसंबर को 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये ट्यूमक एट इन क्लिफ्टन होगी, और इसको रजिस्टर करने का बड़ा आसान तरीका है. happening.pk पे जाइए एंड यू कैन रजिस्टर फॉर इट. आपके घर पे लाके वो टिकट आपको देंगे एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू नीड. लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब चलते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस. सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस की समाअत आज होगी. आर्मी चीफ, वजारत दिफा और वफाकी हुकूमत को तलबी के नोटिस जारी. अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की नई समरी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। आर्मी रेगुलेशन के आर्टिकल 255 में भी तरमीम, लफ्ज़ तोसी का इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ मुशर्रफ के वकील को सुनने से इनकार। मुशर्रफ कानून के मुताबिक इश्तिहारी हैं, हम आपको बतौर मुतासरा फरीक नहीं सुन सकते। कहा था मुशर्रफ पेश ना हुए तो दिफा का हक ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सेक्रेटरी कानून और इंसाफ रिकॉर्ड के साथ तलब, समात आज होगी। मानसहरा इंटरचेंज के करीब JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर नामालूम अफराद का हमला आवरों ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर रोका और फिर मुफ्ती किफ़ायत, उनके 2 बेटे और एक साथी पर तशद्दुद किया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, आप देख सकते हैं कि कल क्वीन मैक्सिमा मौजूद थी। एहसास प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हो रही थी और पहले कहा जाता था कि शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका एक पॉइंटर है या एक सुतून है, लेकिन अब इसकी ओवर आर्चिंग थीम अगर पूरे के पूरे एहसास प्रोग्राम की देखी जाए तो ये प्रो पुअर यानी गुर्बत के खात्मे की तरफ डायरेक्टेड है और इसके हवाले से जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसको सराहा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में जो माशी बहरान है या जो मसाइल हैं, वेल्थ गैप मौजूद है, उसका इदराक होना एक अलग बात होती है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह जी, आप देख सकते हैं कि कल क्वीन मैक्सिमा मौजूद थी। एहसास प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हो रही थी और पहले कहा जाता था कि शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका एक पॉइंटर है या एक सुतून है, लेकिन अब इसकी ओवर आर्चिंग थीम अगर पूरे के पूरे एहसास प्रोग्राम की देखी जाए तो ये प्रो पुअर यानी गुर्बत के खात्मे की तरफ डायरेक्टेड है और इसके हवाले से जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसको सराहा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में जो माशी बहरान है या जो मसाइल हैं, वेल्थ गैप मौजूद है, उसका इदराक होना एक अलग बात होती है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह ये बात करते हैं कि मुल्क में कई निज़ाम राइज हैं, उनको ख़त्म करने की बात की जाती है, वो कभी कभार लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान की अपनी एक तरह से वी फील अ लिटिल पुट डाउन कि ये मसाइल तो हैं, लेकिन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिसर्स जब इस तरह की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि वी आर डिसओनिंग एंड वी हैवंट डन समथिंग गुड एट ऑल इन ऑल दीज ईयर्स। ज़रा आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही होनहार पाकिस्तानी से। ये कहा जाए कि शी इज़ इन द लाइमलाइट, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त हवाले से जीती है, तो ये गलत नहीं होगा। आपको बताते चलें कि शी इज़ डूइंग हर PhD स्कॉलरशिप इन डेनमार्क और ख़ास तौर पे उनका साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, फलकियात में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और आज उनको यहाँ बुलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर तैयबा ज़फ़र पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो कि एंटार्कटिक रिसर्च ट्रिप के में सिलेक्ट हुई हैं। ये होमवर्ड बाउंड प्रोग्राम के अंदर है जिसमें 80 ख़वातीन को सिलेक्ट किया गया है जो कि 26 ममालिक से जिनका ताल्लुक है। ये पहली पाकिस्तानी है जिनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया। मज़ीद डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे एंड आई थिंक कि शी डेफिनेटली इज़ अ रोल मॉडल। जो एक आम तासुर दिया जाता है कि ख़वातीन को फ़िज़िक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। सो लेट्स हैव अ वर्ड विद डॉक्टर तैयबा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले इसी तासुर के हवाले से बात करना चाहेंगे डॉक्टर तैयबा। लोग समझते हैं कि ख़वातीन का, खुसूसन पाकिस्तानी ख़वातीन का फलकियात के शोबे में, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है। आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और आपके लिए कौन से ऐसी कुव्वतें थी, आपके घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा उस्ताद जिसने आपको ज़्यादा राग़िब किया इन सब्जेक्ट्स की तरफ? सबसे पहले तो सिद्रा, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपने बचा फरमाया कि नॉर्मली ख़वातीन इस तरफ नहीं आती, ख़वातीन क्या कोई भी, क्योंकि जब मैंने अपना फिज़िक्स में मास्टर किया था लाहौर से जी, उस टाइम एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती थी और मेरे लिए ये सफ़र बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि मुझे शौक था एस्ट्रोनॉमी का। तो इंटरनेट नया आया था, मैंने उधर से मटेरियल पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, लाइब्रेरी जाती रही और वहाँ से मैंने अपनी नॉलेज गेन की और उसकी बेस पे मैं डेनमार्क में एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में बैठी जो एस्ट्रोनॉमी की PhD के लिए था और मैंने वो भी किया बाय कंपीटिंग
other participants from different countries. जबरदस्त। So वहाँ से मेरी फिर लाइफ टर्नओवर हो गई और फिर मैं बिल्कुल ही एस्ट्रोनॉमी की तरफ चली गई। तो सफ़र काफ़ी टफ था, काफ़ी फेलियर्स देखे जहाँ आप जाते थे। ऑफ कोर्स आपने एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी होती थी तो कोई आपको लेना नहीं चाहती थी यूनिवर्सिटी, बट देन फाइनली लक ने थोड़ा साथ दिया कि मैं एक रिटन टेस्ट में प्रूव कर सकती थी कि मैंने जो नॉलेज ली है मैं उसको अब बयान कर सकती हूँ। डॉक्टर, और ये कम्पिटिटिव स्ट्रीक आपने अपने अंदर खुद डेवलप की, जैसे आपने कहा कि इस तरह के सब्जेक्ट्स, उसकी बेस फाउंडेशन आपके पास मौजूद नहीं थी। कुछ मैं जानना चाहूँगी इस एंटार्क्टिक रिसर्च ट्रिप के हवाले से जो कि होमवर्ड बाउंड प्रोग्राम के अंडर है, जिसमें 80 ख़वातीन सेलेक्ट हुई हैं, 26 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपने जिस तरह कहा कि हाउ अननर्विंग वाज इट, और इसमें सिलेक्ट होने का जो तरीक़ेकार था, जो सफ़र था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी सिद्रा, ये एक 10 साल का प्रोग्राम है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि इन 10 सालों में 1000 के करीब औरतें जो मुख्तलिफ साइंस फील्ड में हैं, मैं एस्ट्रोनॉमी से थी पर बाकी मुख्तलिफ साइंस फील्ड से थी, उन्हें ट्रेन करना और उन्हें लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करना, उन्हें इतना इंगेज करना कि वो क्लाइमेट चेंज पे बोल सकें, इतना इंगेज करना कि वो अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेल करें, ये इस बारे में था। इस साल अभी दोबारा जो है चौथा उनका सफ़र शुरू हो चुका है अंटार्कटिका में, और उसमें हमारी एक और पाकिस्तानी खातून शामिल हैं जिनका नाम हुमैरा इकबाल है, वो भी लाहौर से हैं, वेटनरी साइंसेस यूनिवर्सिटी से। जब मैं सिलेक्ट हुई थी, मैं पाकिस्तानी पहली खातून थी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो इतना इंटरनेशनल है, और उसमें मेरी सिलेक्शन इसी बेस पे हुई थी जैसे कि मैंने पाकिस्तान से एस्ट्रोनॉमी की थी और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा था कि मैं चैलेंजेस लेती हूँ, चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ। मैं यूरोप में रह चुकी थी, मैं ऑस्ट्रेलिया आ चुकी थी, सो उससे पता चलता था कि मैं डाइवर्स लोगों से बात कर सकती हूँ, मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड के लोगों में एडजस्ट कर सकती हूँ और उन्हें अपनी बात समझा सकती हूँ। सो इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि आप एक औरत जो ना सिर्फ साइंस में अच्छी हो बल्कि आप उसे लें कि जिसको चैलेंजेस लेने आते हो, जिसमें कैपेसिटी हो लीडरशिप की, और जो जानती हो कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कैसे बात करनी है। और फिर ऑफ कोर्स प्रोग्राम का मेन मकसद ये था कि आपको शार्प किया जाए, आपको अंटार्कटिका ले जाया जाए और वहाँ पे आपकी मजीद ग्रूमिंग की जाए और आपको बताया जाए कि दुनिया में क्या माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं जिनके लिए आपको एज अ साइंटिस्ट एक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा दुनिया में क्राइसिस है तो उसमें सिर्फ एक साइंस के लोग बात नहीं कर सकते बल्कि हर साइंस के लोगों को बात करनी होगी, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल चैलेंज। दो चीज़ें मैं गैदर कर पाई हूँ डॉक्टर तैयबा, जिस तरह के सीइंग इज बिलीविंग, जब आप अंटार्कटिका जाएं, एक हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं कि जी ग्लेशियर्स एंड द पोल्स आर मेल्टिंग और इसकी वजह से एक हिजान की सी कैफियत है, लेकिन वहाँ जाना, इसको एक्सपीरियंस करना और एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स बैकग्राउंड में, ये मेरे ख्याल में आपको एक ऐसी आगही देता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि देन इट पुट्स यू इन अ पोजीशन ऑफ पावर टू स्पीक अबाउट इट विद मच मोर रेलेवेंस। लेकिन साथ साथ जिस तरह कि आपने खुद कहा कि आपने पहला कदम लिया और उसके बाद ऑल दी अदर वुमेन, बल्कि जितने लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर खवातीन जिनका साइंस की फील्ड से ताल्लुक है, एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें द एंटार्कटिक रिसर्च ट्रिप, अगर आप वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है, सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, गेट सिलेक्टेड एंड गेट अ विजिट। अच्छा जी डॉक्टर तैयबा, मुझे ये बताइएगा कि हम तो सोच, जैसी सर्दी आती है उसके बारे में सोच के हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, अंटार्कटिका में एक बहुत ही एक्सट्रीम और एग्रेसिव किस्म की आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। वहाँ पे रहना, वहाँ पे जितना भी टाइम आप लोगों ने सर्व किया, रिसर्च करना कितना मुश्किल था, एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याददाश्त इसमें क्या थी? व्हाट वाज द मेमोरी दैट इज़ मोस्ट क्लोज टू योर हार्ट? मौसम का अगर आप सिद्रा पूछें तो मौसम तो आप समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका में कैसा होगा। ऑल्दो उस टाइम समर थी, अभी ये समर चल रहा है क्योंकि साउथ में समर होती है, पर समर में फिर भी बहुत ज्यादा सर्दी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवेयर आपके पास सिर्फ ग्लेशियर्स हैं और आप समुंदर में ऐसे लिंक कर रहे, कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे आप जो है रह सकते हैं, आपको मोस्टली शिप में ही रहना होता है। तो हमारे दिन रात तो शिप में होते थे, पर हम लैंडिंग करते थे मुख्तलिफ साइट्स पे। हमने जो रिसर्च की थी वो इस बारे में थी कि हमें माहौलियाती तब्दीलियां देखनी थी, और उसके लिए ये था कि हम मुख्तलिफ बेसिस पे गए थे। अंटार्कटिका क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को बिलोंग नहीं करता, तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वहाँ पे बेसिस हैं, जिनमें हमारी भी पाकिस्तान की है जिना बेस।
तो हम उन बेसिस पे जाते थे, वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उनसे बात करते थे कि किस तरह अंटार्कटिका में मेरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है, क्या दुनिया से जो प्लास्टिक है वो यहाँ तक कैसे पहुँच के आ रहा है, उसके माइक्रो पार्टिकल्स। और फिर जो है हम देखते थे किस तरह ये ग्लोबल वार्मिंग और जो आपके ओशन हीटिंग है, इससे किस तरह से आपके ओशंस इफेक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और आपकी आइस शीट्स जो कि अंटार्कटिका में होनी चाहिए थी बिकॉज इट्स सपोज टू बी वेरी कोल्ड, वो किस तरह मेल्ट होती जा रही है। सो ये सारी रिसर्च का पार्ट था। और दूसरा एक पार्ट ये भी था इसका जो कंपोनेंट था कि आपको एक ऐसी आइसोलेटेड जगह में लेके जाया जाए जहाँ बाकी लोगों से दूर है और आप रिमोट प्लेस में हैं और आपको ज्यादा डीप डाइविंग का मौका मिले, ताकि आपकी इनर सेल्फ एक बार दोबारा जागे और यू फील योर सेल्फ टू बी अ लीडर। ऑफ कोर्स एवरीवन फील इट इन सम कैपेसिटी, बट आपको एक डीप डाइविंग का मौका मिले कि अगर मैं ये सब देख रहा हूँ तो अब मेरा क्या होना चाहिए इससे अगला कदम, कि मैं कैसे अपने आप को लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस। डॉक्टर, आप जब अकेले में अपने साथ वक्त गुजारते हैं और सारा शोर शराबा, द नॉइज ऑफ द आउटसाइड, ये माइनस कर दी जाए आपके एनवायरनमेंट से, तो आप वाकई अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, अपनी कॉलिंग को सुन सकते हैं। मुझे ये बताइए कि हाउ डिड दिस प्रोग्राम चेंज यू, और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट आपके साथ थी, एंड डिड यू कम बैक अ चेंज्ड पर्सन? अब वो जब आपसे मिलते हैं तो आप में कोई तब्दीली, कुछ डिफरेंस वो नोटिस कर रहे हैं? सपोर्ट तो ऑफ कोर्स सिद्रा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम खवातीन है ना भी हो तो आपको इमोशनल और मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं। मेरी मदर बड़ी सपोर्टिव रही है मेरे हर एक्शन की, और इस टाइम भी उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, बिकॉज जब मैं जा रही थी तो तकरीबन ये 4 हफ्ते से ऊपर का प्रोग्राम था। 3 हफ्ते हम शिप पे रहे हैं और उससे बिफोर और आफ्टर जो प्रोग्राम था और फिर ट्रैवल टाइम, तो वो सारे टाइम में वो आई थी। और मेरा 3 साल का बेटा है, उन्होंने उसे लुक आफ्टर किया था। सो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। उस टाइम उन्हें आइडिया नहीं था कि मैं कितने बड़े काम के लिए जा रही हूँ। बाद में वो खुद हैरान हो गई थी कि वो मेरी इस चीज़ के लिए मदद कर रही थी। सही। मेरे बाकी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, पर मदर मेरी लाइक फिजिकल सपोर्ट भी थी उनकी मुझे हासिल, मॉरल सपोर्ट भी थी। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर, शॉर्ट ऑफ टाइम, और वाकई जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, खवातीन की अक्सर बात की जाए तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज प्रोबेबली अनदर वुमन। लेकिन अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? फलकियात, कहकशां, इसके जो मुख्तलिफ राज हैं, इसकी तरफ आप अपना ज़्यादा झुकाव देखती हैं? व्हाट डू यू प्लान टू डू इन द फ्यूचर? जी सिद्रा, लाइफ तो है ही नए गोल्स का नाम, और अगर आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट ना हो तो लाइफ नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज आप एक काम को जब कर लेते हैं देन एक जो शार्प माइंड है वो हमेशा नेक्स्ट स्टेप की तरफ सोचता है। मैं इस टाइम 3 चीज़ों पे काम कर रही हूँ और ऑफ कोर्स इसके बाद और नेक्स्ट स्टेप होंगे। इस टाइम मैं एक तो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हूँ जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा नए पाकिस्तानी यंगस्टर्स को ट्रेन करना चाह रही हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम है जो मैं दूंगी ऑस्ट्रेलिया में काम करने के अलावा, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारा जब एक ग्रुप बन जाए तो हम पाकिस्तान में पहली टेलीस्कोप की बुनियाद रखें, बिकॉज हमें पहले एक ग्रुप बनाना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में इतने एस्ट्रोनॉमर नहीं है। ठीक है। इंडिया ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा आगे है, उनके पास बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं, दूरबीनें हैं जी, जिन पे लोग इंटरनेशनली भी काम करते हैं। Absolutely. I hope that you are able to do this. I wish I had more. Thank you so much, Dr. Tayyeba, for being here with us. और मेरे ख्याल में ये इस बात को शो करता है, जिस तरह यानी the reason why I wanted Dr. Tayyeba on the show is because आपका एक अपना sense of purpose होना चाहिए। आज भी पता नहीं क्यों ये एक देखें 1 महीने के अंदर अंदर एक और डेकेड खत्म होने वाला है। And how are you going to enter 2020? अपने लिए कोई बड़ा ख्वाब देखें, अपने लिए कोई बड़ा पर्पस सिलेक्ट करें। हम अक्सर अभी तक दूसरों से इमोशनल सपोर्ट और ऑब्जेक्टिव्स ढूंढ रहे होते हैं। एवरी वन ऑफ अस हैज़ द पावर कि हम अपने लिए कोई ख्वाब देखें, कोई गोल मुतय्यन करें और उसकी तरफ बढ़ें। एंड आई थिंक डॉक्टर तैयबा इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वील बी राइट बैक। अपना ख्याल रखें एंड कम बैक बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टोर्ड फॉर यू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी प्रोग्राम में हमने कई दफ़ा आपके साथ डिस्कस किया है कि मोबिलिटी आज एक बेसिक इंसानी हक के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया जाता है। यानी सोचिए कि अगर आपके पास कोई ज़रिया ट्रांसपोर्ट ना हो तो आपका हेल्थ केयर, आपकी एजुकेशन, आप किस प्रोफेशन में जाती हैं, ये सब चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। अक्सर आपने लड़कियों को ये बात करते हुए सुना होगा कि मेरा दाखिला फ़लाने कॉलेज में तो हो गया है लेकिन मेरे पास ट्रांसपोर्ट का तरीका नहीं, कौन लेके आएगा, कौन छोड़ के जाएगा। तो अगर आप खुद मोबाइल हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। यही बेसिक थॉट है विमेन ऑन व्हील्स का, जो कि सलमान सूफ़ी फाउंडेशन के तहत हमने देखा कि ट्यूसडे में सिंध भर में इसका इनेकाद किया गया। खुसूसन कराची में ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए ताकि ख़वातीन को, लड़कियों को बाइक चलाना सिखाई जा सके, क्योंकि बाइक अगर बाकी चीज़ों से कंपेयर किया जाए, गाड़ी से कंपेयर किया जाए तो कदरे सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल सकती है। और इसी हवाले से हमने देखा कि सिंध भर में तकरीबन 10,000 ख़वातीन को बाइक चलाने के लिए, उसको राइड करने के लिए ट्रेन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं गुल अफशा, रिनाउंड बाइकर। आप इनके जो एडवेंचर्स हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल, क्या हाल चाल है आपके? गुल, आपने जब बाइक राइड करना सीखी थी तो मेरे ख्याल में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं तस्वीर में भी कि सिंध भर से 10,000 लड़कियों ने इसमें अपनी ख्वाहिश का, इंटरेस्ट का इजहार किया एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में लेकर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, काफी चेंज आएगा बिकॉज लड़कियां इंडिपेंडेंट होना भी चाह रही हैं जी। और उनको अभी एजुकेशन की तरफ भी जा रही हैं और इस तरह अगर ये बाइक सीखेंगी तो दे आर मोर इंडिपेंडेंट, दे फील मोर एम्पावर्ड। सही। लेकिन आई थिंक द प्रॉब्लम इन दिस होल थिंग इज दैट बिकॉज हम लोग सिर्फ उनको बाइक चलाना सिखा रहे हैं, हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जो कि मुझे भी फील हो रहा है। मैं जब लाहौर में आती होती हूँ, जब लड़कियां मेरे पास आती हैं जो कि बाइकर्स हैं, जो कि चलाती है नॉर्मली बाइक, हाँ। तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अभी इस चीज को। सही। तो वी हैव टू गिव देम अ लिटिल मोर ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट इन चीजों की तरफ। और गुल, खास तौर पे क्योंकि आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, एटलीस्ट हम तस्वुर ये करते हैं कि गाड़ी में है, शीशे चढ़े हुए हैं तो आप कदले अपने आप को महफूज गर्दानते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप बाइक पे हैं तो यू आर क्वाइट एक्सपोज। थोड़ा सा कल्चरल टैबूज की भी बात करूंगी। अगर हम देखते हैं कि डबल सवारी में खवातीन किसी मेल फैमिली मेंबर के साथ अगर गाड़ी राइड कर रही होती हैं तो वो उस तरह बैठती भी नहीं है जैसे कि राइडर बैठा हुआ होता है, वो दोनों टांगे एक तरफ करके बैठती हैं, जिसको कल्चरली हमारे यहाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता था। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो चेंज आ रहा है, अब खवातीन खुद बाइक चला रही होंगी, इससे लोगों के रवैये और उनके नजरिए में भी बदलाव आएगा? इट विल टेक टाइम बट आएगा, क्योंकि अच्छा। जब मैं भी चला रही हूँ तो लोग शॉक्ड होते हैं। ओके। लेकिन आहिस्ता ये चीज अगर ज्यादा लड़के आएंगी रोड पे, अपना नाम बनवाएंगी रोड पर, तो ऑब्वियसली सोसाइटी चेंज होगी, उनकी ये जो थिंकिंग है ये चेंज होना शुरू होगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये हमारे यहाँ जो गैप है इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हम कल्चरल एफिनिटी की बात करें तो भारत में और पाकिस्तान में एक ही ज़बान बोली जाती है और भारत में बहुत अरसे से ख़वातीन बाइक्स भी चला रही हैं, स्कूटर्स भी चला रही हैं, इवन साड़ी अगर उन्होंने पहनी होती है उसके बावजूद भी वो बाइक चलाती हैं। हमारे यहाँ ये एक टैबू या एक स्टिग्मा कैसे बना आपके ख्याल में? ये हमारी आई थिंक मोस्टली जो मेल सोसाइटी में जितने भी मर्द हजरात हैं उनकी वजह से बना है। उनकी वजह से आई है। अगर आप खवातीन को इन्फोर्स करेंगे कि आप दोनों पाँव एक तरफ करके बैठेंगे जी, तो आपको देखिए आपको वो कैसे उनको अलाउ करेंगे राइड करने के लिए। Right. ये सुपर डेंजरस कि अगर आप इस तरह बैठेंगे आपकी बाइक बैलेंस नहीं होती है। ट्रस्ट में जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं और जब वो ये चीज देखते हैं और वो कहते हैं किस तरह से ये बाइक चला रही है, लड़कियां किस तरह से बैठी हुई है, काफी कैजुअलिटीज नहीं है इस वजह से, क्योंकि बैलेंस नहीं होता बाइक का। जब वो जंप आ जाता है ऑल ऑफ सडन या कोई होल आ जाता है रोड पे, पीछे जो भी लेडी बैठी होती है वो अक्सर बाइक से जंप करके नीचे आ जाती है। बिल्कुल। और अक्सर अगर उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी हो तो वो आपकी सेफ्टी के लिए कितना गलत है। आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू नाउ टेक नोटिस ऑफ। लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि ये जो सब्सिडाइज लड़कियों को बाइक्स दे रहे हैं उनके लिए अवेलेबल होंगी, ये आपके ख्याल में कितना अहम कदम है? ये तो बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि लड़कियों के पास इतने पैसे नहीं होते। एक तो वो अपनी फैमिली के साथ
लड़ी होती है कि हमने बाइकिंग की तरफ जाना है, उनके पास उनके पैसे नहीं होते, तो अगर ये इंस्टॉलमेंट से लेस अमाउंट से मिल गई तो ये बहुत अच्छा स्टेप है आई थिंक इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गुल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और ये देखें कि ये चेन कहाँ से शुरू हो। बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ अगर साइकिल राइड करना चाहती हैं एक ख़ास उम्र के बाद, जब वो 8-9 साल की हो जाती हैं, आप उनको गली में, पार्क में, किसी भी जगह साइकिल चलाने नहीं देते। एक तरह से आई थिंक इसमें बॉडी शेमिंग का भी एक बहुत बड़ा आंसर आ जाता है। लिहाज, मुरव्वत, हमारे माशरे की जो रिवायात हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपकी आंख में शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, उसकी ये एक बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है जिसमें आप किसी की ज़िंदगी को, उसकी मोबिलिटी को रोक देते हैं। यकीनन या तो हमारे पास एक ऐसा माशरा हो जहाँ पे हम फ्रीली सबके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम हो ट्रांसपोर्टेशन का, मास ट्रांजिट का, आपके पास गाड़ियाँ भी मौजूद हों, आपके पास बसेस भी हों, ट्रेन्स भी हों, तो आप ख़वातीन को वो सहूलियात दें। लेकिन अगर नहीं हैं तो फिर हमें थोड़ा सा अपने रवैये में लचक और चेंज लाना पड़ेगा। चीज़ों को ज़रा खुले जहन से, खुली नज़रिए से देखिए, क्योंकि इसमें बुराई के बजाय उसमें जो विटी है हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। 10,000 women participated in Women on Wheels और ज़रूरत के तहत अपनी मोबिलिटी को, अपने लिए मज़ीद मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ को खोलने के लिए these women are now going to be riding bikes। और आप देख सकते हैं कि the thirst is there, so definitely I feel कि इनके पास अपनी फैमिलीज़ की, अपने घरों की सपोर्ट तो हासिल है ही, तभी they are able to come forward। लेकिन इसमें जो दूसरा एक आंसर है उसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि बाइकर्स, बेशक वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, दे आर नॉट वेरी सेफ राइडर्स, और जिसकी वजह से जो हैवॉक हम अपने ट्रैफिक सिस्टम में देख रहे हैं, आई होप कि जब ख़वातीन इस शोबे में आती हैं और वो बाइक राइड कर रही होंगी, दे विल बी मच मोर कॉग्निजेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक। ख़वातीन अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगी, दूसरे जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगी, और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव एडिशन टू आवर ट्रैफिक सिस्टम। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। प्रोग्राम में आपको बताएंगे एक बड़ा ही अहम सब्जेक्ट, हम बात करें टीनेज की, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त ये क्रॉस रोड्स होता है जहाँ आपको ना एडल्ट समझ रहे होते हैं, बच्चों में भी आपकी गिनती नहीं हो रही होती। तो इस वक्त को, इस 9 साल के अरसे को आप बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। पेरेंट्स इस बारे में काफ़ी परेशान रहते हैं, उनका ख्याल होता है कि जो टीनेजर्स हैं ना वो बागी हो गए, वो हमारी बात नहीं सुनते, हमारी जो सलाह होती है उसको नहीं मानते। आप मुझे इसके बारे में ट्विटर पर भी ज़रूर बताइए। मैं आपसे 2 सवालात कर रही हूँ। नंबर 1, क्या आपके ख्याल में ख़वातीन को बाइक चलाना सीखनी चाहिए? और सेकेंडली जो अब हमारा डिस्कशन होगा कि क्या टीनेज वाकई एक ऐसा दौर होता है जिसमें आप बागी हुए होते हैं और अपनी पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे होते। नंबर्स और जो कांटेक्ट करने का तरीका है वो आपके सामने। मुझे बताइए क्या आपकी भी कोई टीनेज हॉरर स्टोरीज हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैंने जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ समथिंग दैट आई हेयर फ्रॉम ऑल पेरेंट्स। ख़ासतौर पे हमारी फैमिली में भी जो बच्चे माशाल्लाह एडोलेसेंस में, टीनेज में चले गए हैं, पेरेंट्स बार बार ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि जी अब इनसे बात करना बहुत मुश्किल है, इनसे बात मनवाना बहुत मुश्किल है, देखो कितने बदतमीज़ हो गए हैं, ज़बानें कितनी लंबी हो गई हैं। लेकिन वो एक ऐसा टाइम होता है टीनेज एंड एडोलेसेंस का जब एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को वाकई समझ रहा होता है। यू गेटिंग इनटू द मोड। वैसे तो कहा जाता है कि 7 साल तक, 2 साल तक जो आपकी बेसिक पर्सनालिटी है, जो आपका सबकॉन्शियस है, वो कम्प्लीटली क्रिएट हो जाता है। लेकिन एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम है जब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हार्मोन्स बदल रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी एबिलिटी टू लुक एट लाइफ में बहुत फ़र्क आ रहा है। तो वो जो न्यू फाउंड एनर्जी है, ये एक एक ऐसी तवानाई है जिसको अगर आप पॉजिटिव की तरफ लगाएंगे तो वो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेके आएगी। अगर आपका बिगड़ने का टाइम है, कहा जाता है सोहबत अगर आपने अच्छी नहीं रखी, किसी और एडिक्शन में पड़ गए, किसी और बुराई में पड़ गए, तब भी वो आपके साथ रहेगा। सो टीन एज इज़ अ टाइम जब क्या आप ये लड़कपन है जिसमें आप गलतियाँ कर सकते हैं, या इन सालों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए प्रेप अप करने के लिए। पेरेंट्स को क्या पता होना चाहिए, टीचर्स को, काउंसलर्स को, वो तमाम लोग जो टीनेजर्स से डील करते हैं, इनकी साइकी के बारे में, इनके इस लाइफ स्टेज के बारे में क्या पता
होना चाहिए ताकि हम उनके मेंटर्स बन सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें, रादर देन कि हम उनको तोड़ने खींचातानी में उनकी पर्सनालिटी को का बेड़ा गर्क कर दें. सो दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे. अगर आपके घर में टीनेज बच्चे हैं या टीनेज में जाने वाले हैं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताइए, किन चीज़ों पे झगड़ा होता है, कपड़ों पे झगड़ा होता है, खाने पीने पे झगड़ा होता है, सब्जियों पे झगड़ा होता है या फिर पॉकेट मनी पे झगड़ा होता है, इस पे हमें ज़रूर बताइए. आज जो हमारे मेहमान हैं दे आर ऑल पीपल हु वर्क क्लोजली विद यंग पीपल एंड विद एडल्ट्स. यानी वो जो कहते हैं ना बेचारे इनके सताए हुए जो एडल्ट्स हैं उनसे इनका राब्ता होता रहता है, वास्ता पड़ता रहता है. तो ज़रा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि टीनेजर्स ज़्यादा स्ट्रेस हैं या टीनेजर्स से डील करने वाले एडल्ट ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जी मिनाज मेघानी, यूर अ कंसल्टेंट एंड ट्रेनर. स्पेशली आप स्पेशलाइज करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, सो कम्युनिकेशन इज़ योर फोर्टे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मिनाज. आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं फाकिया इमरान, यूर अ मोटिवेशनल स्पीकर, कार्नेलियन से आपका ताल्लुक है. यूर अ वेरी प्रोमिनेंट कोच व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव एंड बिजनेस पीपल. और सिर्फ बिजनेस के मसाइल नहीं, बिजनेस एंड लाइफ गोज हैंड इन हैंड. सो फाकिया से ये भी जानेंगे कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव के घरेलू मसाइल क्या हैं. जिन मैनेजर्स के घर में टीनेज बच्चे हैं क्या वो ज्यादा स्ट्रेस लेके घर पर काम पे पहुंचते हैं. थैंक यू फाकिया फॉर बीइंग हियर. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माय डियर फ्रेंड नीलम नाज है विद मी एज वेल. क्या हाल है नीलम? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा नीलम, आई नो कि बहुत ज्यादा टीनेजर्स को अब रेफर किया जा रहा है. व्हेन दे कम टू यू, मुझे लगता है मेन इशू ये उनकी कोई बात नहीं सुनता. डू यू फील दैट वे एज वेल? पहली चीज़ तो ये कि हम टीनेजर्स को कंट्रोल करने की या उनको सुधारने की या उनमें बेटरमेंट लाने की एक्सपेक्टेशन रखते क्यों हैं? वाई कांट वी जस्ट लेट देम बी फॉर अ वाइल? जब हम एडल्ट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं या हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, वी टेंड टू गिव देम मोर मार्जिन कि ठीक है कोई बात नहीं, लाइफ में गलत डिसीजंस हो जाते हैं. लेकिन अगर उसी बच्चे ने साइंस के बजाय मैथ्स चूज कर लिया तो पेरेंट्स बहुत एंग्शियस हो जाते हैं. तो यू नो गिविंग देम दिस लेवरेज कि ठीक है मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें पता है अगर वो गलत भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, ठीक है लॉन्ग टर्म में कोई इसके इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे. सो व्हाई कांट वी जस्ट लेट देम मेक देयर ओन मिस्टेक्स? Fakia, I was sharing this one, experience when I started the show today, and there was somebody जो मेरे ख्याल में पिछले 5 सालों में चाइना में थी, and her children grew up there. पहले जो फाउंडेशन एजुकेशन थी, उन्होंने कहा मेरे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके एडजस्ट करने में जो मुश्किल आ रही है कि टीचर्स एक ही बात को, एक ही इंस्ट्रक्शन को कई दफ़ा कहते हैं. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि दैट्स हाउ वी डील विद चिल्ड्रन एंड विद टीनेजर्स एज वेल. उसको कहा दूध ले आना, 15 दफ़ा कहा दूध ले आना. सो ही इज़ लाइक treat me like an adult. Why do we do that? देखिए, it's not only with teenagers as well. ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है. नैगिंग भी है, लेकिन रेपिटेशन जो है ना, जिस तरह अभी आप ये उनकी भी बात करें, कोई भी चीज़, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई भी चीज़ आप रिपीट नहीं करेंगे ना तो हम उसको घूम के आगे निकल जाएंगे. हाँ. ये हमारे अंदर ये टेंडेंसी एक चीज़ है. पेरेंट्स के साथ भी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो एक चीज लाइक आई विल टेल यू, मैंने जिस तरह कहना आई एम लिविंग विद 2 टीनेजर्स, तो मेरे साथ एम्पैथाइज कर लें सारे जिसने करना है. नो, द थिंग इज दैट छोटी छोटी चीजें, जैसे आप ये कहें कि स्लीपर्स पहनने हैं या जूते वहां उतारने हैं, आपने टॉवल उठा के बाहर रखना है. आप 19 साल लग जाएंगे, आपको 17 साल लग जाएंगे आपको यही एक चीज उनको बताते. Then there would come a time where you would realize कि it's okay, I have to repeat it. They don't have to listen it, or perhaps there are days जब वो करेंगे and there are days जब वो नहीं करेंगे. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्त के साथ ही डेवलप होती है. हमने भी यही किया जब हम अपनी टीनेज में थे. तो यस, रेपिटेशन. अच्छा, लेकिन इस बात को मैं मिनाज के पास भी लाना चाहूंगी. मिनाज, क्या आपको लगता है कि ये हम अपने लिए भी, दिस इज वेयर वी क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्फ. एक तो नंबर 1, जैसे नीलम ने कहा कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको बदलना चाहते हैं और फिर बदलने में खुद थक रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि एक दफ़ा कोई जादू की छड़ी हो, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, सबसे सुथरे, सबसे समझदार हो जाएं, जो कि वो होके नहीं दे रहे. क्या करना चाहिए हमें? पेरेंट्स गलत नहीं है, हम लोग भी गलत नहीं है एक्चुअली, बट आई ऑलवेज से दिस कि जब टीनेजर्स की, यंगस्टर्स की बात होती है, आई जस्ट से अ सिंपल थिंग कि भाई अच्छे लोग हैं बेचारे, टीनेजर्स क्या मतलब गलत कर रहे हैं, बेचारे अच्छे तो हैं. एंड आई से दिस फॉर ऑल ऑफ अस जो टीनेज की लाइफ से गुजर चुके, आगे बढ़ गए, या शायद हमारे लाइक शी सेड कि हमारे बच्चे ही टीनेजर्स हैं अब तो समझने की बात सिर्फ इतनी होती है कि एक्चुअली वो भी बेचारे गुजर रहे. एक डिफिकल्ट फेज होता है, एक डिफिकल्ट फेज होता है. हाँ, ट्रांजिशन ऐसे कि हाफ ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू पीपल विल टेल यू यू आर नॉट ओल्ड इनफ फॉर दिस, यानी कि अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो.
ठीक है ना, छोटी तुम छोटी हमें सिखाओगे। हाँ, मतलब इतने बड़े भी नहीं हो ये सारे काम करने के लिए। और अगर वो घर में बैठ जाए और छोटी मोटी गेम्स खेल रहा है, अभी तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तुम कर, तो व्हेन वी से कि यार बाहर जाओ, थोड़ा देखो, ये सारी चीजें करो, एंड द मोमेंट दे गो आउट, ज्यादा बहुत बाहर जा रहे हो आजकल, इन अदर थोड़ा वर्ड्स सा वी रुक कांट जाओ। डिसाइड कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं। हाँ, हाँ। आप कई चीजों में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज्यादा समझदार हो, कुछ चीजों में जब वो समझदारी की बात करते हैं तो आप ऑफेंड हो जाते हैं कि अब तुम मुझे बताओगे। टीनेज ऑल्सो कम्स क्वाइट लेट। इससे पहले के जो 12 साल है, यू नो, so there was a study carried out हमारे खत्ते के लिए, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में, so they found out and they had the surveys and also they found out in this study के शुरू के 12 साल में जो जुमला जो सबसे ज्यादा बच्चों को सुनने को मिलता है, जो फ्रेज होता है, जो बचपन से लेके 12 साल की उम्र तक वो सबसे ज्यादा सुनते हैं, कैन यू गेस व्हाट इज दैट? ना। वो जुमला होता है, बस तुम अब चुप हो जाओ। अच्छा, So, यानी ये भी नहीं बोलते, वो कहते हैं बस बी क्वाइट। मतलब ये इट्स अ सैड रियलिटी। तो ये बताता, सैड से ज्यादा ये बताता आई थिंक हमें। वी वांट टू टॉक अबाउट दिस, यानी बच्चों को हम जो चुप कराते हैं, 12 साल तक चुप कराते हैं, तो इवेंचुअली 13वें साल में वो फट पड़ते हैं और वो कहते हैं मेरी भी सुन लो अब जरा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। या आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपके तमाम मेहमानों को सलाम और स्पेशली फाकिया की जो स्माइल है, लाइक वेरी मच, माशाल्लाह। जबरदस्त। मैं फाकिया कंटिन्यू स्माइलिंग। लेकिन आप जरा सवाल भी बताइए, क्या समझते हैं आप ये टीनेजर्स को, जो अभी मिनहास ने बात की कि सबसे ज्यादा जो कॉमन जुमला हम अपने बच्चों को बोलते हैं, चुप हो जाओ। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री हूँगा, क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह बहुत बच्चे बोलते हैं और बोलने का मौका भी दिया जाता है। हम तो अपने वालिदैन के सामने बोलते ही नहीं थे। हाँ जी। लेकिन एक फर्क है, देखिए हमें रियलाइज करना चाहिए, हम आज 2019 में हैं, ठीक है, वी आर नॉट 65। कुछ रियलिटीज ऑफ द लाइफ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो डिफरेंस आता है ना, नॉट आई फील, मेरे भी बच्चे दो हैं, टीनेजर्स हैं, और मैं ये फील करता हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हमने अपने माँ बाप के साथ ट्रीट किया या हमारे बाप ने हमसे ट्रीट किया, हम उसी तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जमाना चेंज हो गया, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, यू हैव द टैलेंट टू आंसर देम, यू हैव द कैपेसिटी टू आंसर देम। कोई क्वेश्चन उसका जवाब दें, लेकिन जो एक बात समझते लेकिन फिर हैं ना, इसके लिए देखिए, पेरेंट्स को समझदार और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। कई दफा जब हम बच्चों को चुप कराते हैं, वो यही वजह होती है। सेंसिबल होना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखी ना पढ़ी लिखी माँ, मैंने माओं को भी देखा है, बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है बच्चों को, और एक पढ़ी लिखी माँ भी बाजों का नहीं हैंडल करती। मेरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पैनल बैठे, मेरा क्वेश्चन ये, लेकिन बात ये कि हम लोग जो जमाने की तेजी है उसमें हम शायद पीछे हैं थोड़े, माँ बाप और बच्चे थोड़े आगे निकल गए। लेकिन जो बच्चे ये समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता, जब ये पोजीशन आ जाती है तो हम बच्चों को कैसे समझाएं? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने का। नीलम, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। किस तरह यू नो, अगर इफ देयर इज दिस थॉट कि माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी, आप ऐसे बच्चों को कैसे कोच करती हैं? पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत होती है कि जैसे ही बच्चे टीनेज की तरफ जाते हैं तो उनकी जो अटैचमेंट अपने सोशल सर्कल है या पीयर्स से है, उससे बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाती है। वो जो अपने बारे में सोचते हैं, वो ओपिनियंस उनके दोस्तों से फॉर्म होते हैं। इफ माय फ्रेंड सेज आई लुक प्रिटी, दैट मींस आई एम प्रिटी। मेरी अम्मी भले ही 10 दफा कह चुकी हो, दैट डजंट काउंट फॉर एनीथिंग। और दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ये शक ट्रांजिशन। कैसे आता है? आप देखें, एक छोटा बच्चा, उसको दुनिया कुछ भी कहे, अगर माँ उसको कंसोल करती है, कहती है नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तो वो समझ जाती है। लेकिन टीनेज में माँ की या बाप की या जो आपका क्लोजेस्ट सर्कल है, उसकी ओपिनियन से ज्यादा पीयर्स की ओपिनियन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज यू आर मूविंग इन टू अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर अब फ्रेंड्स ज्यादा बनना शुरू हो गए हैं, आपने पढ़ाई की तरफ जाना है, आपके घंटे स्कूल में बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। Your sense of belonging is there, Exactly. basically. बिगर आउटर वर्ल्ड, Yeah. वैलिडेशन की बात है। पहले जब मैं छोटी थी, बच्चा था, 5 साल अम्मी 6 की साल का, तो validation मुझे काफी थी। प्रोटेक्शन चाहिए थी। उस वक्त अम्मी थी, ठीक है ना। सो आई नो दुनिया कितनी भी क्रूअल, अब जाके मैंने माँ के पास चले जाना और सारी वैलिडेशन मुझे वहां से आएगी। अब जाके आई एम लिविंग इन एन एक्सटर्नल वर्ल्ड जहाँ इतने सारे लोग हैं, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी मुझे बनानी है। तो इस टाइम पे मुझे ये सोशल कनेक्शंस और ये सारी चीजें चाहिए। देखिए, 2-3 बातें जो उन्होंने इस क्वेश्चन में की है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। आप जब तक टीनेजर्स के साथ रहेंगे ना, आप उस पर तकरीर नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल ये इस चीज पे राजी इसलिए हूँ। मैं खुद ट्रेनिंग कराती हूँ सारा कुछ, बट मैं खुद सीख रही हूँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, उसकी वजह यह है कि बच्चों की वो वाली एज है, हमें एज अ पेरेंट ये देखना है कि हम 2 डिफरेंट एराज में रह रहे हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जिनके बच्चे इस वक्त टीन एज में हैं, वो वाकई ही 2 एराज में से आ रहे हैं कि जिस तरह जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, जहाँ से वो करके हैं, और जिस टाइम में अब उनका बच्चा जा रहा है, उसमें जमीन
और आसमान का फर्क है, ठीक है। लेकिन फाकिया So, मुझे ये बताएं, जो जमीन आसमान के फर्क की हम बात कर रहे हैं, ये तो एवरी यानी ठीक है, मे बी द अदर जनरेशंस हैड इट Yeah. इजियर बिकॉज इतनी ज्यादा चेंजेस इतनी नहीं आई changes थी, नहीं थे। बट सवाल ये है कि अभी जो लोग जिनके टीनेज बच्चे हैं, कई दफा वो खुद मिड लाइफ क्राइसिस से भी गुजर रहे ये होते बहुत हैं, जबरदस्त। तो अब जो टीनेजर का अपना फेज है और माँ बाप का मिड लाइफ बिल्कुल सही। क्राइसिस, ये जब आपस में टकराता है तो क्या होता है? ये इतना जबरदस्त पॉइंट है ना सिद्रा, रीजन बीइंग बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ अगर इनका आपस का क्राइसिस चल रहा है ना, तो उसमें भी बच्चे फर्दर सब देखें। होता क्या है, टीन एज ऐसी है जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल आप ले लें, या हम सारों के साथ ये कि आप किसी जगह पे किसी रास्ते में जा रहे हैं, अभी आपको पूरी रोड मालूम नहीं, आप थोड़ा सा लॉस्ट हैं, एड्रेस पूछ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, गूगल को भी देख रहे हैं, उस टाइम पे कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या मशवरे देने की कोशिश करता है, तो आपको उस पर ज्यादा गुस्सा आता है। इट इज देयर टाइम, ये वो डिस्कवर कर रहे हैं, Explore कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्होंने अभी मिस्टेक्स करनी है, और what I've उनको seen- ना कहने यानी कोई भी चीज आप एक, क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक स्टेज है लाइफ का, दे वांट टू ड्रीम फ्रीली, यानी अगर आज उनके पास वसाइल नहीं है, मैं अपनी मिसाल आपको दूं, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मैं डिबेट्स के लिए दुनिया भर में घूमना शुरू किया, और अगर मैं आप जनरली हमारे घर के रिसोर्सेज देखते, वी वर एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, 3 बच्चे मेरे पेरेंट्स के, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रायोरिटीज थी कि इनकी एजुकेशन बा। इफ आई हैड टोल्ड कि ओ आई वांट टू गो ऑन अ यूरोप टूर, मेरे पेरेंट्स ने 2 छितर ही लगाने थे मुझे, ऐसे ही है, हम लेकिन हमारे बच्चे भी ये demands करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन उस वक्त जो टीनेजर के जहन में होता है, वो अपनी फिल्म का हीरो या हीरोइन होती है, सो दे डोंट वांट टू Yeah. थिंक कि अच्छा लाइफ में ना, या ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे अल्फाज भी हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अमन लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। आप लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैंने कहा कि आई शुड टेक गाइडेंस भी और कुछ अपना Absolutely. फीडबैक भी दे दूँ। लाइक मेरा बेटा भी जो है, ही इज 12 years old एंड ही इज गोइंग टू द टीन्स सून, तो उसकी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है। लाइक ही इज लाइक फ्रेंड टू मी। मैं उसको बहुत अच्छा सा समझा भी लेती हूँ, बस कन्विंस भी कर लेती हूँ। जी बिल्कुल सही। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि विदाउट एनी रीजन उसे एग्रेशन आ रहा होता है, हाँ। बात को सुना हम सुना कर रहा होता है, तो मुझे आई फील डिफिकल्ट। आप बात करिए ना पढ़े लिखे और अनपढ़ माँ बाप की, जी। तो फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में ऐसी पेरेंटिंग में फीलिंग आई कि पढ़े लिखे होना और अनपढ़ होने में डिफरेंस नहीं है। लाइक कई मदर्स अनपढ़ होकर अपने बॉयज को बड़ा अच्छा डील कर देती हैं, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लाइक मुझे समझ नहीं आता, आई फील सो हेल्पलेस कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू अमन, जैसे आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे पॉइंट आउट किया मूड स्विंग्स के हवाले से, कुछ चीज़ें तो बायोलॉजिकली कही जाती है ना, कहा जाता है कि भाई अगर टीनेज में चाहे वो लड़के हों या लड़कियों, उनको नींद ज़्यादा आएगी, दे नीड मोर स्लीप, दिस इज जस्ट हाउ देयर बॉडीज आर। क्या आपको ये चीज़ टिक ऑफ करती है, या कोई और चीज़? जैसे बच्चों को हम अक्सर सुन रहे होते, टीनेजर्स को कह रहे हो तुम बहुत सुस्त हो, हर वक्त पड़े सोते रहते हो। नहीं, मेरे बेटे का तो मैं आपको बताऊं कि शायद उसको स्लीप डेप्रिवेशन हो सकती है, बिकॉज उसकी क्योंकि वो रिस्क कर रहा जी। है, और उसकी जो है रूटीन बहुत टफ है। लाइक ही हैज टू गेट अप अर्ली एट 6, कारी साहब आ जाते हैं, फिर रात के तक उसमें पढ़ना होता है, 9-9:30 पे वो डेड टायर्ड होता है और वो सो जाता है। अमन, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना होगा, आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपका बेटा आपके ख्याल में कितना खुश है? हाउ हैप्पी इज ही विद हिज लाइफ? आई थिंक ही इज नॉट हैप्पी। he's not बर्डन है स्टडीज का। स्टडीज का बर्डन है, इज दैट द हाँ। ओनली थिंग यू फील दैट मेक्स हिम अनहैप्पी? हाँ, और नहीं, बाकी एनवायरनमेंट में या उसको मुझसे अगर कोई कंप्लेंट हो सकती है, तो शायद ये हो सकती है कि मैं उसकी बहुत बात नहीं मानती। और मुझे प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी है कि 12 साल मैंने एक ऐसे बच्चे के साथ गुजारे हैं जो मेरी आंख का इशारा समझ आता था। ही वॉज सो फ्रेंडली विद मी, मैं उसको कन्विंस कर लेती, मैंने उसको कभी भी झूठी बातें नहीं की, मतलब कन्विंस किया सही, उसको हर बात पे। सही। अब वो कन्विंस नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया अमन फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। दिस इज एग्जैक्टली, यानी आपने जो प्रॉब्लम शेयर की है ना, पेरेंट्स यही बात कहते हैं कि भाई ये जब तक 5 साल का था, 6 साल का था, आंख का इशारा समझता था, अब बकायदा बहस होती है और बहस के बाद भी मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाती, कायल नहीं कर पाती। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को आप किस तरह कायल कर सकते हैं, इमोशंस के जरिए, लॉजिक के जरिए, उनकी सुनकर, अपनी मनवाकर। दोज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू टैकल राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।